विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा कि भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण मौजूद हैं। भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था में इन संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा हमारी संघीय व्यवस्था में दोनों ही जो है तत्वों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। संघात्मक व्यवस्था के संघीय तत्वों को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। संविधान सभा के जो अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की निशिष्टतापूर्ण हत्या की गई है। पीटी चाको का मत था कि जो संविधान सभा ने निर्मित किया है वह शरीर से संघात्मक है, परंतु एक आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई हैं और व्यवहारतः राज्य विधानमंडल की कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। पीएस देशमुख जी का भी मत था कि जो संविधान बना है वह संघात्मकता की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। तो इस तरह से जो अनेक विद्वानों के द्वारा जो है पूर्ण रूप से ये स्वीकार्य न होने पर भी यह मानना होगा कि भारतीय संविधान में कुछ लक्षण एकात्मकता के मौजूद हैं। यदि भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के तत्व हमें एकात्मक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, भारतीय संविधान के अंतरंग में मौजूद एकात्मक तत्व, और दूसरा भारतीय संविधान के बहिरंग में मौजूद एकात्मक तत्व। तो भारतीय संविधान के एकात्मक में अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान जो निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब भारत की एकता भंग हो गई, उसे पराधीन होना पड़ा। भारतीय संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित समझा, है ना। तो इस तरह से वो कौन कौन से उन्होंने जो एकात्मक जो तत्व भारतीय संविधान में किए, उनके हम लक्षण पर चर्चा करते हैं। इनमें पहला है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता प्राय संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में ऐसा है, किंतु भारत में नागरिकता के संबंध में संघ से है और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। यद्यपि यह संघात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल है, किंतु भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया। प्रोफेसर के.वी. राव का कहना है कि संघ राज्यों की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि एकक के रूप में राज्य के अपने नागरिक हैं या नहीं, जिन पर अनन्य रूप से राज्य के कानून लागू होते हैं। इस दृष्टि से हमारे राज्य इंग्लैंड के स्वायत्तशासी राज्यों से अच्छी हालत में नहीं हैं। हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है और इस दृष्टि से हमारी इकाइयों का दर्जा अमेरिका की इकाइयों के स्तर से नीचा है। कैसे है कि अमेरिका में वहाँ दोहरी नागरिकता है, प्रत्येक व्यक्ति संघ का भी नागरिक होता है और राज्य का भी, लेकिन हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है और संघीय नागरिकता को ही मान्यता प्रदान की गई है, यानी कि हर भारतवासी भारत का नागरिक है। राज्यों को इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे कि संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में रखे गए हैं। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं और इन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है।
समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन पर केंद्रीय संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु यदि दोनों के बनाए हुए कानूनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय कानून मान्य होता है और राज्यों के द्वारा निर्मित कानून निरस्त माना जाता है। जहाँ तक राज्य सूची का संबंध है, इस पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में संसद इस पर कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को प्राप्त है, न कि राज्यों को। संविधान सभा में अनेक सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि अंबेडकर ने सब कुछ केंद्र को प्रदान कर दिया है। संविधान निर्माताओं ने देश की सामयिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की अनिवार्यता अनुभव की थी। श्री के मुंशी ने स्पष्ट कहा था कि तथ्य यह है कि भारत के महान दिन वे थे जब देश में शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी, और सबसे बुरे दिन वे थे जब केंद्र को प्रांतों की शक्ति के द्वारा कमजोर किया जा रहा था और इसकी अवज्ञा हो रही थी। संविधान निर्माता यह जानते थे कि आज विश्व में केंद्रीकृत सरकारों के निर्माण की प्रवृत्ति है और भारत में भी संघ को शक्तिशाली बनने से रोकना अनुचित होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि मैं सन 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पक्ष में हूँ। इस प्रकार भारतीय संविधान ने एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया। दूसरा है संघ राज्यों के लिए एक ही संविधान। प्राय संघीय प्रणाली में राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को अमेरिका के राज्यों तथा स्विस कैंटनों की भांति पृथक संविधान निर्माण करने का अधिकार नहीं है। चौथा है केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थ। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ में इकाई राज्यों की सीमा में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दे। दूसरा, किसी राज्य को क्षेत्रफल की कमी में वृद्धि कर दे। और तीसरा, राज्य की सीमाओं तथा उनके नाम बदल दे। इनके लिए यद्यपि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार मालूम करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। पांचवा है एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृत बनाने पर जोर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। छठा है संकट काल में एकात्मक शासन। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा संकट काल की घोषणाएं करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने और राज्य पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और वित्तीय संकट की स्थिति में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है।
वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति राज्य के वित्त विधेयकों को भी अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है। राज्य में संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का शासन चलाता है और उस समय संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। इस प्रकार संकट काल में राज्य स्वायत्तता प्राप्त इकाइयाँ न होकर एकात्मक राज्य का अंग हो जाते हैं। एम.बी. पायली ने जैसे भी कहा है कि संकट काल की घोषणा से संविधान का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और केंद्रीय सत्ता सर्वोपरि हो जाती है। 7वां है महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था। अधिकांश संघ राज्यों में दोहरा कानून, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी उच्च न्यायिक नागरिक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण इत्यादि व्यवस्थाएं होती हैं, किंतु भारतीय संविधान द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, एक रूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। अखिल भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था की गई है और इन सेवाओं के सदस्य राज्यों में मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अन्य अखिल भारतीय सेवाएं भी स्थापित की जा सकती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का आयोजन है, जो एक केंद्रीय सेवा है, किंतु यह संघ के साथ साथ राज्यों के व्यय तथा लेखा परीक्षा के कार्यों को भी संपन्न करती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों को भी संपन्न करता है। दीवानी तथा दंड संबंधी कानून संहिताबद्ध है और पूरे देश पर लागू होते हैं। उसकी एकरूपता कायम रखने के लिए उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। 8वां है राज्यपाल की नियुक्ति। भारतीय संघ की इकाई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल के द्वारा इस तरह से केंद्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने की यह विधि संघात्मक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। वह केंद्र और राज्यों के प्रति भक्ति में पारस्परिक विरोध की स्थिति में केंद्र को ही प्रसन्न रखना चाहेगा, चाहे इससे राज्य के हितों का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। 9वां है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की निर्बल स्थिति। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्रीय सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर छाया रहता है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वायत्तता नाम मात्र की है। हृदयनाथ कुंजरू के अनुसार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का पहुंचा है। 10वां है राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। विश्व के अन्य संघों में प्राय उच्च सदन में छोटे बड़े सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वहाँ पर उनके आकार तथा जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा जाता है, परंतु भारत में राज्यों को राज्यसभा में पर्याप्त समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। 11वां है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। यद्यपि सामान्यतः राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाता है, किंतु कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कानून बनता है। नेक्स्ट है अपना 12वां पॉइंट है अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है। संविधान और साधारण कानून में अंतर नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में भी अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका संशोधन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है ना। तो ठीक है, तो इस तरह से ये जो
व्यवस्था है वो एकात्मक लक्षण की द्योतक है। और 13वां है केंद्र राज्यों के मतभेदों का निवारण। संघ तथा राज्यों के बीच अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियां हैं। केंद्रीय सरकार ही वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है। क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र राज्य सरकारों की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार ये जो है भारतीय संविधान के अंतरंग में मौजूद वो एकात्मक तत्व हैं जिनके कारण यह कहा जा सकता है कि भारत में एक जो है संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। संघीय व्यवस्था के अन्य तत्वों का अध्ययन, बहिरंग तत्वों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।